हेलो फ्रेंड, मैं अंकुर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मोरे स्टडी में। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज की वीडियो में प्राचीन भारत का इतिहास संबंधी जो टॉपिक चला रहे थे, प्राचीन भारत का इतिहास, उसमें हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वैदिक सभ्यता को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, हम लोग ये आपका पार्ट 4 वीडियो है। ठीक है, ये आपका पार्ट 4 वीडियो है। इससे पहले फ्रेंड्स हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किए थे। और इसके पहले सिंधु घाटी सभ्यता को भी वीडियो बना चुके हैं। जो फ्रेंड्स नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में सभी वीडियो सीक्वेंस वाइज वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले जो फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं, तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। आइए इसे वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट टॉपिक है वैदिक सभ्यता से। पहला टॉपिक फ्रेंड्स है, पढ़ सकते हैं, वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी वैदिक काल का जो विभाजन है, इसको 2 भागों में किया गया है। सबसे जो पहला भाग है वो आपका ऋग वैदिक काल है, जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, और जो दूसरा है उसका है नाम उत्तर वैदिक काल है, जो 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग जानते हैं वैदिक सभ्यता, यानी वैदिक सभ्यता का विभाजन 2 भागों में किया गया है। पहला है ऋग वैदिक काल, जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक का अवधि है, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जो 1000 से 600 ईसा पूर्व का अवधि है। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स है, आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। आर्य सबसे पहले कहाँ बसे? पंजाब और अफगानिस्तान में। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। ठीक है, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप पढ़ सकते हैं, इसको डिस्कस कर रहे हैं। क्या फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास क्या बताया? सेंट्रल एशिया। ठीक है, मध्य एशिया बताया था, और आर्यों ने ही भारत में वैदिक सभ्यता को जन्म दिया। नेक्स्ट पॉइंट है, आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। अभी एग्जाम में हाल ही में रेलवे एसएससी जीडी में और रेलवे एनटीपीसी, आरआरबी, बैंक पीओ, सीपीओ, सीजीएल सभी एग्जाम में पूछ चुका था हाल ही में कि आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता कैसी थी। तो फ्रेंड्स, यह ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, इसमें नगरीय सभ्यता नहीं होगा, ग्रामीण सभ्यता थी, बिल्कुल गांव का। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। अगला पॉइंट्स फ्रेंड्स अब क्या है, वैदिक सभ्यता से आर्यों की भाषा संस्कृत थी। पूछ सकता है एग्जाम में कि आर्यों की भाषा कौन थी? संस्कृत। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर केवल इस वीडियो देख लिए फ्रेंड्स, ये वीडियो पूरा, तो एग्जाम में पूरा क्वेश्चन 100% करके आइएगा, कोई क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, आर्यों के प्रशासनिक इकाई अवरोही क्रम में इन 5 भागों में बांटा था। ठीक है, आरोही क्रम होता है, मतलब आरोही क्रम बढ़ते क्रम में। सबसे पहला कुल था, उससे बड़ा ग्राम था, उससे बड़ा 20 जन राष्ट्र। ठीक है, 5 भागों में बांटा था। ग्राम के मुखिया जो थे उसको ग्रामीणी बोलते थे, अभिष का प्रधान विस्पति एवं जन के शासक राजन कहलाते थे। ठीक है, जनता का शासन राजन है राजा। राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ, रुधिवाड़ी एवं विश्वामित्र उदार पुरुष थे, पुरोहित थे। ठीक है, याद रखिएगा कि राज्याधिकारी में जो राजा के अधिकारी थे उसमें पुरोहित और सेनानी प्रमुख थे। ठीक है, वशिष्ठ, रुधिवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं इसके अगले पॉइंट पे। फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पॉइंट है, आप नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, सूत रथकार तथा कदाम्पी नामक अधिकारी रत्नी कहलाते थे। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि जो सूत काटते थे, रथकार रथ बनाते थे, वह सभी व्यक्ति क्या कहलाते थे? रत्नी कहलाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करते थे। ठीक है, संख्या कितनी थी? 12। नेक्स्ट पॉइंट है, पुरूप यानी दुर्गापति, एवं दुर्गापति को बोलते थे पुरूप। ठीक है, पूरब, और अस्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। ठीक है, यानी अस्पष्ट किनको बोला जाता था? जो भी जनता था, उनकी जो भी गलत काम कर रहे हैं, जो भी गतिविधि कर रहे हैं इधर उधर, यानी जो भी गुप्तचर थे। ठीक है, वहीं गुप्तचर जनता के देखरेख में रहते थे। ठीक है, और पूरब थे दुर्गापति। नेक्स्ट पॉइंट है, वाजपति क्या करते थे? तो गोचर भूमि का अधिकारी होता था। ठीक है, उसको बोलते थे वाजपति। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स है, उग्र। उग्र कौन थे फ्रेंड्स? तो अपराधियों को पकड़ने का कार्य करते थे उग्र व्यक्ति। ठीक है, जो उग्र समुदाय था। नेक्स्ट पॉइंट है, नोट में पढ़ सकते हैं कि ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। ठीक है, ऋग्वेद में किसी भी तरह का न्यायाधिकार का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं
संभ्रात लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। ठीक है, स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। फ्रेंड्स, उस समय के जो सभा था, सभा और समिति को जो सलाह देने वाले था, मतलब सभा और समिति सलाह देने वाले एक संस्था थी। ठीक है, सभा को श्रेष्ठ मतलब माना गया था। ठीक है, और सम्भ्रात लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। ठीक है, समिति क्या था, जो भी सामान्य जनता था उस गांव का, उसके बारे में उसके बात विचार किया करते थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, युद्ध में काबिले का नेतृत्व राजा करता था। ठीक है, युद्ध के लिए गविस्टिस, युद्ध में क्या लिखा है, गविस्टिस शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। युद्ध में गायों का खोज किया करता था, मतलब राजा जो भी मतलब दूसरे मतलब राजा के अधीन, मतलब जितना उस राजपाट में जितना गाय थी सभी को छीन लेता था। ठीक है, और अपने राज्य में सबको मिला लेता था। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, दसराज युद्ध उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुषणी यानी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा दसराग युद्ध किसके बीच लड़ा गया फ्रेंड्स, तो सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजय हुआ। कहाँ लड़ा गया फ्रेंड्स, तो ये रावी नदी के तट पर, जो ऋग्वेद में 7वें मंडल में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि ऋग्वेदिक सभ्यता 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, ठीक है, किस मंडल में है, 10वें मंडल में है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष से मुख से, ठीक है, ब्राह्मण परम पुरुष मुख से पैदा हुआ है, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से और क्षुद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, यानी इस मंडल में 10वें मंडल में ऋग्वेद में कहा गया है कि जो ब्राह्मण हैं वो परम पुरुष के मुख से उत्पन्न हुए हैं, मतलब उनके मुख से, क्षत्रिय भुजा से, हाथ से, और वैश्य उनके जांघ से, और क्षुद्र उनके पैर से पैदा हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि आर्यों का समाज पितृप्रधान था। ठीक है, यानी पितृप्रधान यानी पिता का धर्म मानने वाला। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी। समाज की सबसे छोटी इकाई कौन थी, परिवार या कुल, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है, स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। उस टाइम में किसी भी तरह का बाल विवाह नहीं था। स्त्रियां अपने पति के साथ किसी भी पूजा में भाग ले सकती थी। नेक्स्ट पॉइंट है, विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी। उस टाइम में आज भी फ्रेंड्स देखने को मिलता है कि मृतक का पति अगर कोई मर गया होगा तो उसके छोटे भाई से ब्याह कर लेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। नेक्स्ट फ्रेंड्स पॉइंट है, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को आमजू बोलते थे। ठीक है, जो स्त्री जीवन में कभी शादी नहीं करती थी जीवन भर में, उसको बोलते थे अमाजू। नेक्स्ट पॉइंट है, आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। आर्य क्या पीते थे, सोमरस। यह वनस्पति से बनाया जाता था। ठीक है, वनस्पति तेल से बनाया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है, आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। पहला है, आर्य कितना वस्त्र पहनते थे, 3। पहला है वास, दूसरा है अधिवास और तीसरा है उष्णविष। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। ठीक है, जो भी लोग अंडरग्राउंड कपड़ा पहनते थे उसको बोलते थे नीवी। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फिर सबको बता दूं कि उपनिषदों की कुल संख्या कितना है, 108 है। यानी एग्जाम में आपको पूछ दे कि वेद में उपनिषद की संख्या कितनी है फ्रेंड्स, तो ये बताइएगा 108। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स पॉइंट है, महापुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 है, और वेदांग की संख्या कितनी है, तो 6 है। तो उपनिषद कितना है, 118 है, महापुराण कितना है, 18 है, और वेदांग कितना है, 6 है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक। ठीक है, प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक देख लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे एक तरफ देखेंगे दर्शन, एक तरफ देखेंगे प्रवर्तक, एक तरफ देखेंगे दर्शन, एक तरफ प्रवर्तक। पहला है चवार्क। चवार्क दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो चवार्क ही थे। ठीक है, योग दर्शन के कौन है, पतंजलि है। सांख्य दर्शन के कपिल है।
न्याय के गौतम है। एग्जाम में पूछ चुका है कि योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो महर्षि पतंजलि। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि पूर्व मीमांसा के कौन है, जैमिनी है। उत्तर मीमांसा के बदनारायण है। वैशेषिक के कौन है, कनाद या उलक। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए आर्यों से नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं धूत क्रीड़ा। इन आर्यों अपना मनोरंजन का साधन संगीत से करते थे, घोड़ा दौड़ाते थे, रथ दौड़ाते थे, ठीक है, यही सब करते थे आर्य। नेक्स्ट पॉइंट है आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। आर्यों का प्रमुख व्यवसाय कौन था, खेती था और पशुपालन था। नेक्स्ट पॉइंट है आर्यों को अधनया यानी मतलब आर्य क्या बोलते थे, गाय को क्या बोलते थे, अधनया, अर्थात न मारे जाने वाले पशु की श्रेणी में रखा गया। यानी फ्रेंड्स आर्य जो गाय थी, गाय जानवर, उसको अधनया बोलते थे और बोलते थे कि यह न मारे जाने वाला पशु है। नेक्स्ट पॉइंट है गाय की हत्या करने वाला या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्यु दंड अथवा देश से निकाल जाने की व्यवस्था की गई है। यानी जो पुरुष या जो व्यक्ति गाय को मारता है तो उसको मृत्यु दंड या देश से निकाल दिए जाने की सज़ा मुकर्रर की गई है वेद में, ठीक है। चलिए अब चलते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो को पूरा देख लिए फ्रेंड्स, तो इसको 1-2 बार रिवीजन कर लिए तो कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूट सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। पशु कौन था, घोड़ा, और प्रिय देवता इंद्र थे। नेक्स्ट पॉइंट है आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। कौन थी, धातु, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था, ठीक है। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। क्या बोलते, तांबे को लोहित अयस्क। और सबसे पहले आर्यों द्वारा कौन धातु खोजी गई, तो लोहा। नेक्स्ट पॉइंट है व्यापार दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति को पणी कहते थे। यानी जो व्यापारी मतलब दूर दूर तक व्यापार करते थे जाकर, उसको बोलते थे पणी। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी, ठीक है। ऋण देकर मतलब वस्तु विनिमय मतलब होता है कि किसी वस्तु के बदले दूसरे वस्तु को ले लेना। जैसे मैं चावल के बदले आटा को ले लेना, आटा के बदले चावल को ले लेना, मतलब इस तरह का मतलब सिस्टम उस टाइम में प्रचलित थी। उस टाइम में कोई भी किलो बटखारा नहीं था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति को बेकनाट बोलते थे, यानी सुदखोर, ठीक है। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाला देवता के रूप में अग्नि की पूजा करते थे, ठीक है, उस टाइम में। नेक्स्ट पॉइंट है ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा की 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। फ्रेंड्स, ऋग्वेद में जो सबसे प्रसिद्ध नदी थी उसको हम लोग उसको क्या मानते थे, सरस्वती को सबसे महत्वपूर्ण नदी मानते थे। और ये भी याद रखिएगा ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख मात्र 1 बार हुआ है, और वहीं यमुना की बात करें तो यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड डिस्कस करते हैं ऋग्वैदिक कालीन नदी। ऋग्वैदिक काल में कौन कौन सी नदी बहती थी उस समय, उसको देख लेते हैं। फ्रेंड्स, पहला प्राचीन नाम फ्रेंड्स नदी का नाम है, प्राचीन नाम है। एक तरफ देखेंगे आधुनिक नाम, फिर प्राचीन एक आधुनिक। तो प्राचीन नाम नदी का है कुब्र, जिसको आज कुरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कुरम नदी। नेक्स्ट पॉइंट है कुबा को बोलते हैं काबुल, वितस्ता को बोलते हैं झेलम, अक्सिनी को बोलते हैं अस्किनी को बोलते हैं चिनाब नदी बोलते हैं, ठीक है। पुष्पणी को बोलते हैं रावी नदी, सतुद्री को बोलते हैं सतलज नदी, ठीक है। बिपाशा को ब्यास नदी, साधनीरा को गंडक नदी, और दृशदती को घग्गर नदी, गोमती को गोमल नदी, और सुवस्तु को बोलते हैं स्वात नदी, ठीक है। यानी ऋग्वैदिक काल में इस सब नदी का नाम था, जिसका आधुनिक नाम भी मेंशन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे, ठीक है। उस टाइम इंद्र का वैल्यू कम था, ज़्यादा सबसे फेमस कौन थे, प्रजापति। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में कौन कौन देवता थे, प्रसिद्ध देवता, ठीक है। इंपॉर्टेंट देवता कौन कौन थे ऋग्वैदिक काल में, उनको देखते हैं। चलिए सबसे पहला पॉइंट है देवता की लिस्ट है, एक तरफ संबंध है। पहला है युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता। इंद्र को क्या बोलते थे, युद्ध का नेता बोलते थे, और वर्षा का देवता इंद्र को बोलते थे। अग्नि किसको बोलते थे, देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ्य, मतलब देवता और मनुष्य के बीच में जो मीडिएटर की भूमिका निभाता था उसको बोलते थे अग्नि। नेक्स्ट पॉइंट है वरुण, पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता कौन है, वरुण। समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता कौन है, वरुण है।
घौ किसको बोलते थे? आकाश का देवता बोलते थे, सबसे प्राचीन नाम है घौ। सोम कौन है? वनस्पति देवता है। उषा कौन है? प्रगति एवं उत्थान देवता। अश्विन कौन है? विपत्तियों को हराने वाला देवता। पुष्ण क्या है? पशुओं का देवता। विष्णु क्या है? विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता। मरुत कौन है? आधी तूफान का देवता मरुत। ठीक है, ये उस समय के देवता लोग हैं। ठीक है, चलिए आज भी सही प्रचलित है। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर वैदिक काल में राजा के राजाभिषेक के समय राजूष यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। ठीक है, आप रामायण महाभारत में देखे होंगे कि राजूष यज्ञ राम किया करते थे। ठीक है, तो वहीं उसी से सब लिया गया है, यानी उत्तर वैदिक काल में उस समय में राजूष यज्ञ होता था। ठीक है, जिसमें घोड़ा छोड़ा जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा बोलते थे, हल रेखा को सीता बोलते थे। ठीक है, हल को सिरा और हल का जो रेखा डंटा है मतलब उसको बोलते थे सीता। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर वैदिक काल में निष्क एवं शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी, लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्कों का चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। उस टाइम में किसी भी तरह का सिक्का का कोई प्रमाण नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन कौन है? सांख्य दर्शन। इसके अनुसार मूल तत्व 25 है। कितना है? 25, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। सबसे पहला तत्व कौन है? प्रकृति। नेक्स्ट पॉइंट है, सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। एग्जाम में कितना बार पूछा जा चुका है फ्रेंड्स, विभिन्न प्रकार के एग्जाम में, कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, गायत्री मंत्र सवित्री नामक देवता को संबोधित किया गया। किस देवता को? सवित्री नामक, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने, लोगों को आर्य सभ्यता से जोड़ने के लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स है, उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, यानी उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर था जो पक्की ईंट से बनाया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट पॉइंट है, महाकाव्य कितने हैं? 2 महाकाव्य हैं। पहला महाकाव्य है महाभारत और दूसरा है रामायण। नेक्स्ट पॉइंट है, महाभारत का पूरा नाम जय संहिता है। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है फ्रेंड्स? महाभारत है, जिसका प्राचीन नाम जय संहिता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ था। गोत्र नामक संस्था का जन्म कहाँ हुआ? उत्तर वैदिक काल में। नोट में पढ़ सकते हैं, वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बंदरायण ने की थी। एग्जाम काफ़ी लाखों बार पूछा जा चुका है कि फ्रेंड्स ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना कौन की थी? तो बंदरायण ने की थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है, महाजनपदों का उदय। महाजनपदों का उदय किस प्रकार हुआ, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट है, बुद्ध के जन्म के 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बांटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय से मिलती है। यानी फ्रेंड्स उस समय जो पूरा भारतवर्ष था उस 6वीं शताब्दी के आसपास 16 महाजनपदों में विभक्त था। ठीक है, जिसकी जानकारी हमको एक बौद्ध धर्म ग्रंथ है, इसका नाम है अंगुत्तर निकाय, उससे इसकी जानकारी प्राप्त होती है। चलिए अब इसमें देखते हैं, एक तरफ आपका एक साइड में आपका देख रहे हैं महाजनपद है, एक तरफ राजधानी उनकी थी, और तीसरा है क्षेत्र है या उसका आधुनिक नाम कहाँ है। महाजनपद, राजधानी, क्षेत्र, आधुनिक नाम। जो फ्रेंड्स अंग महाजनपद था, इसकी राजधानी थी चंपा। क्या थी? चंपा। ठीक है, इसका क्षेत्र कौन है जो आधुनिक नाम है? तो भागलपुर, और भागलपुर मुंगेर बिहार का जो एरिया है वहीं उस समय अंग बोला जाता था। ठीक है, जिसकी राजधानी चंपा थी। नेक्स्ट है मगध। मगध की राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज थी, या फिर राजगृह बोलते हैं, जो हम लोग आजकल इसको राजगीर बोलते हैं। ठीक है, जो आधुनिक क्षेत्र में इसका नाम है पटना, और गया का जो एरिया था बिहार का उसको बोलते थे मगध। नेक्स्ट पॉइंट है काशी। काशी का राजधानी कहाँ थी? बनारसी थी। वाराणसी, इसका क्षेत्र का है आधुनिक स्थान है वाराणसी के आसपास, यानी उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है वत्स महाजनपद है, इसकी राजधानी थी कौशाम्बी, और इसका आधुनिक क्षेत्र है इलाहाबाद के आसपास का जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, उसको बोलते थे कौशाम्बी। नेक्स्ट पॉइंट है वज्जी। वज्जी की राजधानी क्या है? वैशाली या विदेह या फिर मिथिला, इसी को बोलते थे वज्जी, इसकी राजधानी थी। ये अभी वर्तमान में क्षेत्र कहाँ है? तो मुजफ्फरपुर, दरभंगा के आसपास का जो क्षेत्र है उसको
मिथिला बोलते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं कौशल। कौशल देश की राजधानी कहाँ थी? सरावती थी, जो आज के डेट में फैजाबाद उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट पॉइंट है अवंती। अवंती की राजधानी थी उज्जैन या महिष्मती। कौन थी? महिष्मती। अवंती उज्जैन महिष्मती थी, जो मालवा मध्य प्रदेश में है। मालवा के पठार और पढ़े होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है मलह। इसकी राजधानी थी कुशावती, जो उत्तर प्रदेश के देवरिया में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है पंचाल। पंचाल फ्रेंड्स, आपका जो पंचाल पॉइंट है, इसको देखते हैं। पंचाल जो पॉइंट है, इसकी राजधानी थी अहिच्छत्र। ठीक है, जो वर्तमान में अहिच्छत्र थी या फिर कंपिलेद भी थी। ठीक है, दोनों इसका नाम पढ़ सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स, इसका वर्तमान में क्या पड़ता है? वर्तमान में यह पड़ता है बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में जिला में पड़ता है। इसके बाद महाजनपद का नाम आता है चेदी। तो चेदी की राजधानी क्या थी? शक्तिमती, जो आपका बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का एरिया है वहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है कुरु। इंद्रप्रस्थ है। आधुनिक दिल्ली की बात कीजिए, मेरठ की बात कीजिए, हरियाणा की बात कीजिए, इसका क्षेत्र को इंद्रप्रस्थ क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, जिसकी मतलब कुरु की राजधानी थी। नेक्स्ट फ्रेंड्स पॉइंट है मत्स्य। मत्स्य की राजधानी कहाँ होती? विराटनगर, या फिर जयपुर राजस्थान के जो आसपास के एरिया है उसको बोलते थे विराटनगर, यानी मत्स्य क्षेत्र। नेक्स्ट पॉइंट है कंबोज। इसको हाटक बोलते हैं, जो राजौरी एवं हजारा क्षेत्र उत्तर प्रदेश के एरिया है उसी को क्षेत्र बोलते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स पॉइंट टाइप का है सुरसेन। सुरसेन की राजधानी मथुरा थी, जो मथुरा आज भी मथुरा के नाम से ही उत्तर प्रदेश में प्रचलित है। नेक्स्ट पॉइंट है अस्मक, जिसको बोलते थे पोटली या पोतन। राजधानी अस्मक की राजधानी कहाँ थी? पोटली या पोतन, जो गोदावरी नदी क्षेत्र, दक्षिण भारत का एक मात्र जनपद कौन है? गोदावरी। ठीक है, गोदावरी नदी क्षेत्र का अस्मक। नेक्स्ट लास्ट 16वां जनपद है गंधार, जिसकी राजधानी थी तक्षशिला थी। ठीक है, जो रावलपिंडी एवं पेशावर यानी पाकिस्तान में पड़ता है। तक्षशिला, रावलपिंडी एवं पेशावर। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड, आज की वीडियो हम लोग पूरा वैदिक सभ्यता के बारे में स्टडी किए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। जैन धर्म, इसके बाद बौद्ध धर्म, सभी के बारे में एक एक पार्ट में सभी को ख़त्म कर देंगे, फिनिश कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच इसको शेयर कीजिए। और अभी तक हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और एग्जाम में 100% तैयारी करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।